नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 में A+ ग्रेड लेके आनी है। क्यों ना लाएं, बिल्कुल लानी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो मैंने आपके लिए सारा सिस्टम तैयार किया है पढ़ाई का, अगर आप इसको थोड़ा समझ के फॉलो करेंगे तो बहुत कम मेहनत से आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने ये जो CE3003 का यूनिट 2 है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इस पे स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी कुछ मैटर डाला हुआ है, जिसमें जो मेरी बुक की इस चैप्टर की जो PDF है उसमें सारी थ्योरी है, सॉल्व एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, उनके आंसर हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, सब कुछ है। और एक मैंने PDF डाली हुई है पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर्स की। और ये जो आप पेज देख रहे हैं, पहला पेज, वीडियो नंबर 1, पेज नंबर 1, ये आप जो देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इंडिकेशन दिया जा रहा है आपको कि आपको कैसे अपना क्वेश्चन बैंक बनाना है इस चैप्टर का। मैंने एग्जाम के कुल मिला के कितने क्वेश्चन लिए आप देखिए जरा। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, सब परीक्षा के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करके अब देखें कितने हो गए इस चैप्टर के। 20 क्वेश्चन हो गए और अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये यहाँ देखिएगा 21, 22, 23 करके सारे करके आपके पास कुल 41 क्वेश्चन हैं। कुल 41 क्वेश्चन है। और अच्छी बात ये है कि मैंने ये जो 2 पेजेज हैं जिनमें इन 41 क्वेश्चन की डिटेल दी हुई है, बड़ी पूरे, ये मैंने PDF बना के 2 पेज की PDF है, वो आपके स्टडी मटेरियल में डाल दी है। इसमें आपको मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन आपको, जो मैंने एग्जाम पेपर्स की PDF बनाई ना, उसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको लेना है इस यूनिट 1 का है। जैसे फॉर एग्जांपल 2021 का जो पेपर हुआ था अभी लेटेस्ट, उसके 5 क्वेश्चन मैंने ले लिए इस यूनिट के। 2019 के 3 क्वेश्चन है, 2018 के 3 क्वेश्चन है, 2017 के 3 क्वेश्चन है, 2016 में बहुत ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2015 के 1, 2, 3, 4, 5, 2014 में 1, 2, 2013 में 1, 2, 3, 4, 5, 2012 में 1, 2, 3, 2009 में 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 की पेपर अवेलेबल नहीं थे, कोई नहीं, जो है वो सारे मैंने ले लिए हैं। तो ये आप ध्यान से जब देखेंगे ना PDF, तो आपको मिलेगा जैसे कि पहला पेपर, पहला क्वेश्चन है, वो पेज नंबर 2 पर है। क्वेश्चन पेपर्स की जो PDF मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है, उसमें पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन पहले का दूसरा 2021 का, फिर दूसरा क्वेश्चन जो है पेज नंबर 2 पर है। इस तरह से मैंने सारा लिखा हुआ है। अच्छा, आगे ये भी लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है कितने नंबर का होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये तो अभी 2021 में आया था पेपर, ये 1 मार्क का है, 1 मार्क का है, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 8 मार्क्स का, ऐसे में सब नंबर लिखे हुए हैं। जो पिछले साल की पेपर्स है ना, जो 70 नंबर के पेपर के हिसाब से हुआ करते थे, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने रिवाइज करके लिख दिया है कि 1 नंबर का कौन सा होना चाहिए, 8 नंबर का कौन सा, 3 नंबर कौन सा। आपको इसमें सारा मिलेगा, 8 नंबर के, 3 नंबर के, 1 नंबर के। तो आप अगर इसको PDF को ध्यान से देख के काम करोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे आशा है ये PDF तो आप देख ही लेंगे, क्योंकि मैं सारी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो धुरी है वो इन्हीं पे बेस्ड है। मेरा ये सिद्धांत है कि मैं बच्चों को
बहुत बेसिकली पढ़ाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर बच्चे खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप मेहनत करें, मेरे साथ साथ चलें, कोई दिक्कत आती है आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। 2 पेज तो मैं क्या बोलूं, ये तो पीडीएफ ही है, आपको मैंने लगा रहा है इसमें कोई पढ़ने की बात ही नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये जो मेरा पहला वीडियो है, इसमें मैं इतने क्वेश्चंस कवर करूंगा। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ। देखिए, मैंने ये सारा मटेरियल जो आपके सामने लाया जा रहा है मेरे द्वारा, इसको बनाने में काफी समय लगाया है, लेकिन वीडियो बनाने में ज्यादा समय नहीं लगूंगा ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो। बस आप जैसे मैं कहता हूँ वैसे चले, ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको ये बताया था पेज, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर देखो 1 2 3 लिखे हुए रहे, कुल मिला के इसमें लिए मैंने 41 क्वेश्चन। अब 1 से 41 क्वेश्चन में से मैं इस वीडियो में कितने ले रहा हूँ, कितने बताया मैंने आपको अभी? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, ये 13 क्वेश्चन 41 में से ले रहा हूँ इस वीडियो में। वो ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 40। ये सभी क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं, मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं, आप अगर उस हिसाब से पढ़ेंगे तो ही ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। अब ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी इस 50-55 मिनट की वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। आपको एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स इसके अंदर, देखिए मैंने लिखा ना एन, एन का मतलब न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल है, ये आपका न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल, इस प्रकार से। तो देखिए न्यूमेरिकल कितने लिए मैंने? 5वां, 18वां, 25वां और फिर 35वां और 40वां, ये 5। ये सब एग्जाम आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन 40 है, ये 2009 में आया हुआ है। क्वेश्चन 35 है, वो 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन 5 है, वो 2021 में भी लेटेस्ट पेपर में आया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 2016 में आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 25, ये 2015 में आया हुआ है। सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये जो अभी 2021 में आया ना क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन 2013 और 2008 में भी आया हुआ है, सेम डिटो विद ऑल डाटा सेम। अब इससे भी अच्छी बात क्या मैं जो बताना चाहता हूँ, मैंने अपने बुक की पीडीएफ भी इस चैप्टर की आपकी स्टडी मेट में डाली हुई है। आप माने चाहे नहीं माने, लेटेस्ट जो पेपर हुआ था 2021 का, ऑलमोस्ट पूरा पेपर मेरे बुक में से था। और ये जो क्वेश्चन है 2021 वाला, इसका सोल्यूशन भी आपको मेरे बुक में मिलेगा। सभी क्वेश्चंस के जो 5 मैंने बताए आपको अभी, कहाँ और कैसे, पहले समझ लेते हैं, फिर मैं इनको सॉल्व करूंगा। मैं आज बेसिकली पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आप उसके हिसाब से मैंने जो पीडीएफ दी है उससे आधार पर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपके अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिएगा, ये 2021 का जो पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन आया था, अब देख रहे हैं ये एक रॉड है जिसकी लंबाई है, कुछ हिस्से हैं इसके। तो पहला हिस्सा 1.5 मीटर का है, दूसरा हिस्सा 1 मीटर का है, तीसरा हिस्सा 2 मीटर का है। कुल 2 और 1 3 और 1.5 4.5 मीटर लंबी रॉड है ये। इस पे 4 जगह फोर्स लगे हुए हैं। आप एक बात देखना, जब ज्यादा फोर्स लगते हैं ना,
तो लेफ्ट और राइट की जो फोर्सेज है उनकी सम बराबर होती है। आप देखिए ये देखिए एरो किधर है, एरो इधर है ना, ये देखो एरो किधर जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये भी आप तीर की दिशा देखिएगा लेफ्ट, लेकिन वो उधर लगा एरो राइट, वो भी उधर राइट। तो राइट की जो फोर्सेस जोड़ेंगे ना आप, तो ये 20 और 50 70 किलो न्यूटन, लेफ्ट के जोड़ेंगे तब भी 10 और 60 70। ये पहली शर्त है कि लेफ्ट की जो फोर्स है उनकी सम और राइट के जो फोर्स उनकी सम बराबर होनी चाहिए। फिर आपको ये जो बार है, एक्चुअली आपको लग रहा है ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये रोड की लंबाई है रोड की। और ये जो रॉड है ये सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, यानी देखा ना, पाई यानी कि डायमीटर कितना 25 mm। ये जो है ना यहाँ से ये लेके आता, ये डायमीटर है रॉड का। अगर मैं इसको रॉड को साइड से देखूं, इस तरफ से, अगर मैं इस रॉड को देखूं साइड से, तो ये 25 mm डायमीटर का सर्कल है ये जो रॉड दिख रहे हैं आपको, लंबाई कितनी है इसकी, 2 3 साढ़े 4.5 मीटर लंबी रॉड है, बेलनाकार है। और इधर से देखूंगा तो ये दिखेगा वृत्ताकार, क्योंकि ये सिलेंडर है। और इसका जो डायमीटर है सर्कल का वो है 25 mm। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये मेरी बुक के अंदर, मेरी जो बुक है ना उसके अंदर जो इस यूनिट 2 की मैंने पीडीएफ बना के आपके डाली हुई है स्टडी मटेरियल में, उस पीडीएफ के पेज नंबर 44 पर, पेज नंबर 44 पर ये क्वेश्चन नंबर 49 है, बुक का क्वेश्चन नंबर 49 है, ध्यान देना। और आपको पता ही है कि मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कर रखे हैं मेरे एक्सरसाइज के। वो सॉल्यूशन जो है उसकी पीडीएफ मैंने अलग से रखी हुई है, और उसके अंदर पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2 पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2.648 मिलीमीटर। ये आंसर कैसे आएगा अभी मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। एक और थोड़ा सा समझ लें कि आपको करना क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ लिखा ना मैंने 18 नंबर क्वेश्चन, ये दरअसल ये सीक्वेंस है, ये वाली, ये क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन 4 2016 में आया हुआ है, ये 2016 का क्वेश्चन है। और ये मेरी जो पीडीएफ मेरे द्वारा डाली गई है बुक वाली, उसमें पेज नंबर 44 पर, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्योंकि जो काम मैं आपके लिए भी इस वीडियो में कर रहा हूं, एक सामान्य अध्यापक, सामान्य टीचर इस बात को 4-6 वीडियो में नहीं समझा पाएगा जो मैं एक वीडियो में करा रहा हूँ। इतने क्वेश्चन ले रहा हूँ, कितने सारे क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप। वो तब पॉसिबल हो रहा है जब मैंने बहुत सिस्टमेटिक वे में काम किया आप लोगों के लिए। तो आप इस बात को ध्यान रखकर अपना काम करेंगे। ये क्वेश्चन जो है मेरी सीक्वेंस का क्वेश्चन 18, ये 2016 का है। और पीडीएफ में ये 44 नंबर पेज पर देखिए पूरा क्वेश्चन क्या होता है। एक एक सवाल यहाँ लिखना हाथ से हिंदी में इंग्लिश में पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने आपको पीडीएफ इसलिए दी है कि आप उस पीडीएफ से अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख सको। तो पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 48 है मेरे जो बुक की पीडीएफ है। और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, इस क्वेश्चन का कंप्लीटली पीडीएफ के अंदर ही मिलेगा, अलग से जो मैंने दिए सॉल्यूशन की उसमें पेज नंबर 1 पर है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 मेरी सीक्वेंस का, यानी ये जो सीक्वेंस थी ना ये वाली, इसमें 25 नंबर क्वेश्चन। ये भी देखिए एक रॉड है, 3 अलग अलग हिस्सों में मिलकर बनी है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। इसकी लंबाई है 1000 mm, इसकी लंबाई है 600 mm, इसकी लंबाई है 800 mm। फोर्स लग रहा है, देखिए ये 10 का इधर लग रहा है, 34 उधर लग रहा है, 40 इधर लग रहा है, और 16 उधर लग रहा है। उधर कितना लग रहा है, 16 और 34 मिला लो कितना हो गया, 50 किलो न्यूटन। इधर कितना लग रहा है, 40 और 10 50, ठीक है ना। फिर ये जो पहला भाग है ये वाला, इसका डायमीटर है 25 mm, फाई का मतलब व्यास होता है, डायमीटर होता है। ये जो दूसरा वाला भाग है इसका डायमीटर 50 mm।
और तीसरे वाले भाग का डायमीटर है 30 mm। ये 2015 का क्वेश्चन है। और ये जो मेरी पीडीएफ है बुक की, उसमें पेज नंबर 46 पर क्वेश्चन नंबर 54 है। मेरी बुक में जो मैंने बना रखी ना एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 54 है ये वाला। और इसका सोल्यूशन जो मिलेगा आपको, जो अलग से पीडीएफ दी सोल्यूशन की, उसमें पेज नंबर 6 पे मिलेगा। सॉल्यूशन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ पीडीएफ। इसका आंसर आएगा डेल्टा एल इजिकल टू 0.1519 mm, 0.1519 मिलीमीटर। ई होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में भी आपको दे रखा था यंग्स मॉडुलस, इस वाले के अंदर भी ये था 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है दिख रहा है आपको, ये 2012 में पूछा गया था। और ये मेरी जो बुक है जिसकी पीडीएफ मैंने दी है, उसमें पीडीएफ का पेज नंबर 5 है। पीडीएफ में पेज नंबर 5 है, एग्जाम्पल 4 है। ये मैंने अपने बुक में एग्जाम्पल किया, सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व है ये। और इसका जो आंसर आ रहा है, उत्तर भी लिख दिया मैंने, डेल्टा एल इजिकल टू 1.077 mm, 1.077 मिलीमीटर। यहाँ पर देखिएगा ई यानी कि यंग मॉडल्स दे रखा है 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो एक रॉड लटक रही है नीचे, ये ऊपर देखिए मजबूती आधार है जिससे रॉड लटक रही है। इसकी टोटल लेंथ है 2 मीटर। देखिए 2 मीटर, 2 मीटर में से एक भाग ये है 0.75 मीटर का, दूसरा भाग है 0.50 मीटर का, तीसरा भाग है 0.75 मीटर का। यानी ये 0.75, ये 0.75, 1.5 हो गया और आधा 2 हो गया। 0.75 मीटर पर ये 20 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। फिर यहाँ लग रहा है 30 किलो न्यूटन का फोर्स, और यहाँ लग रहा है 40 का। कुल कितना हो गया? 20, 30, 50 और 40, 90। अब आप सोच रहे होंगे सर ने तो कहा था कि लेफ्ट राइट बराबर होता है, यहाँ तो नीचे नीचे लग रहा है, ऊपर तो लग ही नहीं रहा है। ये ऊपर फिक्स कर रखा है यहाँ पे। ऊपर आर का मतलब रिएक्शन है। आप सोचिए अगर आप छत से लटकेंगे, आपका वजन मान लीजिए 80 kg है, और आप छत से लटके हुए हैं, जितना वजन आपका वो सारा कौन लेगा? छत ही तो लेगा। तो छत पे जाएगी रिएक्शन आपके वेट की। ये आर का मतलब रिएक्शन है। कितनी होगी? टोटल लोड के बराबर। कितना टोटल लोड? 40, 70, 90, 90 किलो न्यूटन। यह 90 हो जाएगा, तब ये 90 इधर और ये मिलकर 90 बराबर हो जाएंगे। इसमें भी आपको ई का मान दे रखा है 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगला क्वेश्चन देखें आप। मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का आइडिया दे रहा हूँ, फिर बाद में इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ये मेरी बुक में सॉल्व है, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम चाहे कितना पढ़ा दें हम टीचर्स लोग, अल्टीमेटली तो आपका पढ़ा हुआ, आपका लिखा हुआ, आपके नोट बनाए हुए ही आपके काम आने हैं। ये मेरे सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 40 है। मेरी सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 40 है। ये 2009 के पेपर में आया हुआ सवाल है, और ये मेरी बुक के अंदर एग्जाम्पल 3 है, सॉल्व है। पेज नंबर 3 पीडीएफ है ना, उसमें पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल 3 है और सॉल्व है ये। वैसे गलती से मैंने अपनी बुक के अंदर ये अनसॉल्व भी डाल दिया था, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पेज नंबर 46 पर सॉल्व एग्जाम्पल भी दे दिया और साथ में क्वेश्चन दे दिया। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। एक तो ये पूछा गया है पी कितना होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये पी का मान कितना होगा? ये अननोन नहीं है, लेकिन इस साइड लग रहा है, इधर यानी उधर राइट की तरफ। मैंने आपको एक बात बताई थी, लेफ्ट और राइट के जो फोर्सेज है अलग अलग बराबर होंगे जोड़ के। ये राइट है, राइट में कितना लग रहा है? पी। वो राइट में कितना लग रहा है? 80।
दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, P प्लस 80 टुवर्ड्स राइट। अब लेफ्ट देखते हैं, ये कितना आ रहा है 100, ये कितना आ रहा है 50, 150, कितना हो गया 150। राइट में कितना है P प्लस 80, P प्लस 80, ये राइट में। और लेफ्ट में कितना है 50 प्लस 100, 150। ये दोनों बराबर होने चाहिए ना। और इक्विलिब्रियम साम्यावस्था के लिए टुवर्ड्स राइट टोटल सम इज इक्वल टू टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर P प्लस 80 की वैल्यू 150 हो जाए, P कितना हो जाएगा 150 माइनस 80 यानी 70 किलोमीटर। ये देखिए 70 किलोमीटर आंसर आएगा। और जब इसको 70 लेके करेंगे सॉल्व तो पूरा जो आंसर आएगा ना चेंज इन लेंथ वो आएगा 0.9246 mm, 0.9246 mm। ये एक सोल्ड है, ये हमारे बुक के अंदर एग्जाम्पल 3 है और सोल्ड है। तो ये मैंने आपको जो एग्जाम क्वेश्चंस आए हुए हैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ उसका मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। अब आपको राय देता हूं मैं आज जो वीडियो अभी आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ये वाला वीडियो जो चल रहा है इसमें भी कुछ बताने वाला हूँ आपको बातें, वो ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो ये जो 5 क्वेश्चन बताए एग्जाम के वो तो आप करेंगे आराम से। उसके अलावा ये सब भी आपको करने हैं। देखिए एक वीडियो में कितनी बातें बता रहा हूँ आपको मैं। ये मैंने क्या लिखा है, ट्राई दीज आल्सो फ्रॉम बुक, जिसकी पीडीएफ में आपको दे चुका हूँ स्टडी मेटेरियल के अंदर। ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये सभी न्यूमेरिकल्स हैं, ये सभी न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए शॉर्ट एग्जांपल है, एग्जांपल पहला, एग्जांपल दूसरा, एग्जांपल पांचवा, एग्जांपल छठा, ये पेज 1 पर है। ये एग्जांपल 2 जो है वो पेज 1-2 पर है। एग्जांपल 5 पेज नंबर 6 पर है। एग्जांपल 6 पेज नंबर 7 पर है। फिर पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 47 और 48, इनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे मेरी पीडीएफ के अंदर, जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है। फिर पेज नंबर 45 पर क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53। फिर पेज नंबर 46 पर क्वेश्चन नंबर 56। ये सभी न्यूमेरिकल्स हैं। जब आप आज की थ्योरी मेरी समझेंगे वीडियो में, अभी पूरा नहीं हुआ वीडियो में, मैंने अभी वो समझाना शुरू नहीं किया है, लेकिन जब भी समझा दूंगा अगले आधे पौने घंटे के अंदर, तो उस समय फिर आप पहले तो ये एग्जाम के सवाल करना 5 जो मैंने बता रखे हैं, उसके बाद ये करना किताब के, इसमें एग्जाम्पल भी है क्वेश्चन। और साथ साथ में ये टीएच का मतलब क्या होता है, थ्योरी। ये टीएच का मतलब थ्योरी, यानी कि मेरी जो सीक्वेंस है ना, ये जो आप देख रहे हैं सीक्वेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट में आपको ऐसे ही दिखाऊंगा मैं, बहुत मेहनत करके बनाया मैंने। यानी इससे ये पता पड़ता है कि इस यूनिट के 41 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और वो सब आपके पास पड़ी पीडीएफ के अंदर। ये सीक्वेंस जो दिख रही है आपको ये वाली, इसकी बात करें तो थ्योरी के क्वेश्चन के लिए इतने सारे क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, पेज नंबर 39 पर, ये पीडीएफ के अंदर पेज नंबर 39 पर है। और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 40 पर है। फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको अगले पेज हिंट दे दिया है। ये जो थ्योरी के क्वेश्चन है ना, उसमें से कितने क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 थ्योरी के हैं। इन क्वेश्चन में से देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 29 और 34 है, क्वेश्चन नंबर 29 और 34, ये जो क्वेश्चन नंबर 29 और 34, ऑन इलास्टिसिटी है। हम्म, 1 2 3 4, ये जो मेरी बुक की जो पीडीएफ है ना, बुक की पीडीएफ, उसमें क्वेश्चन नंबर
29 और 34 जो है वो एक आर्टिकल आता है इलास्टिसिटी, उस पे है। यंग्स मॉडल्स निकालने पे है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 15, और हुक्स लॉ पर है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 30। ये आप कर पाएंगे। ये इसमें से एक्चुअली ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, ये वाले, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 और 34। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 ये वाला, और 34 ये वाला। फिर कौन सा क्वेश्चन है, 3 और 15। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 15। फिर कौन से हैं, क्वेश्चन 22, 27 और 30। 22, 27 और 30। ये क्वेश्चन तो वो हैं जो एग्जाम के हैं। और मैं ये कह रहा था आपको, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वाले थ्योरी के, ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के नहीं है, ये मेरी बुक के अंदर क्वेश्चन में लिखे थ्योरी में। ये भी आप कर लें। क्वेश्चन चौथा 5 ये बुक है, पेज नंबर 39, पीडीएफ में पेज नंबर 39 और 40 पर ये सारे क्वेश्चंस हैं थ्योरी के। इतना जब आप कर लेंगे, आप सोचिए जरा कितना मैंने मैटर आपके लिए ले लिया है। ये 13 क्वेश्चन थे थ्योरी न्यूमेरिकल मिलाकर, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी काफी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 है, वो 13 है। 31 क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। अब जो मैं अगले आधे पौने घंटे में पढ़ाऊंगा, वो जब समझ लेंगे, ये सारे 31 क्वेश्चन आप कर लेंगे। आप सोचिए मेरी जो थीम है पढ़ाने की इस बार क्या रही है। तो जो मेरे वीडियोस को ध्यान से देखेगा, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से समझेगा, और मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसको काम में लेगा जो भी स्टूडेंट, वो फतेह पाएगा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपना वीडियो, असल में शुरू अब हो रहा है। तो 1 2 3 4 5, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। आपका यूनिट 2 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अब शुरू हो रही है। ध्यान से देखें आप। देखिएगा, यूनिट 2 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, STRAIN, सरल प्रतिबल एवं विकृति। सरल प्रतिबल एवं विकृति। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो मेरी किताब एक अनमोल रत्न है। इतना शानदार लिखा हुआ है हिंदी मीडियम के अंदर कि कहीं ऐसा मैटर आपको मिलने की संभावना ना के बराबर है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में अगर किसी पॉइंट पर उनको दिक्कत आती है समझने में, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने की। लेकिन वो इतनी सरल भाषा लिखी हुई है कि आप समझ सकते हैं, आप इंग्लिश में खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या पढ़े हम, सरल प्रतिबल एवं विकृति। देखिएगा, ये मैंने एक रॉड ली, छड़, और इसको मैंने खींचा ऐसे, इसे कहते हैं तनाव, टेंशन। हो सकता है कि मैं इसी रोड को दबाता, इसको कंप्रेशन बोलते हैं। ये कैसा फोर्स है, टी मतलब टेंशन। ये कैसा फोर्स है, टी यानी कि सी यानी कि कंप्रेशन। आप जानते हैं ना कि टेंसाइल फोर्स जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर की लेंथ को बढ़ाता है, और कंप्रेसिव फोर्स उसकी लेंथ को घटाता है। अच्छा, आपने फोर्स इतना ज्यादा लगा दिया
कि ये रॉड टूट गई, हो सकता है पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इतना कंप्रेस कर दिया कि ये दब गई पूरी, टूट गई, चूर चूर हो गई, अगर वो भंगुर है यानी ब्रिटल है तो क्वेश्चन होता है दिमाग में कि भाई फोर्स कितना। तो एक शब्द आता है हिंदी में, प्रत्यास्थता की सीमा, इलास्टिक लिमिट। अच्छा, उसके पहले शब्द आता है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स due to which due to which it elongates by applying force on it, and when force is removed they get into its original position। यानी हमने किसी रॉड को खींचा, वो खींच गई, फोर्स हटाया, वापस जैसे थी वैसे हो गई। यानी जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और बल के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि हो, तनाव बल, और संपीड़न लगाए तो कमी हो, हम तनाव बल लगाए या संपीड़न लगाए, उसकी लंबाई में कमी या वृद्धि होती है बल लगाने से। और अगर आपने उस बल को हटा दिया तो वो तनाव या संपीड़न खत्म हो जाएगा। यानी अगर वो रॉड मान लीजिए खींची है पहले ड्यू टू फोर्स, तो वापस वो खींच अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगी, और दबी है तो भी वापस ओरिजिनल आ जाएगी। और ये जिस गुण से ऐसा होता है, ये जो गुण है ना, प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो खींचने पर खींच जाए, छोड़ने पर वापस लौट के आ जाए अपनी आरंभिक अवस्था में, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। यानी कि प्रत्यास्थ पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव से वस्तु खिंचती है या दबती है, और बल हटाने पर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। अब ये जो बल लगा है अक्षीय, ये एक्सियल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल? देखिए क्या होता है, ये जो रॉड आप देख रहे हैं, अगर इसको साइड से देखूं, इधर से, तो हो सकता है ये सर्कुलर हो, बेलनाकार हो। अच्छा, कोई जरूरी नहीं बेलनाकार हो सकता है वो आयताकार हो सकती है। ये देखिएगा, वो ऐसा, इस रॉड का क्रॉस सेक्शन ऐसा भी तो हो सकता है, रेक्टेंगुलर। ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इसका सेक्शन त्रिभुजाकार हो, मे भी पॉसिबल। नॉर्मली तो ये होता है, या ये होता है, ये कम होता है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। अब अक्षीय बल का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल फोर्स? वो फोर्स जो इसकी अक्ष पर लगे और सीजी से गुजरे। देखो, सर्कल की सीजी तो सेंटर में होती है, रेक्टेंगल की भी सेंटर में होती है, लेकिन ट्रायंगल की सेंटर में नहीं होती है। इसकी जो मीडियन है ना, जब तीनों माध्यिका मिलती है वहां होती है, वो यहाँ कहीं होगी मान लीजिए। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ लग रहा है, ध्यान रखना, यहाँ से गुजरने वाले लाइन पर। तो अक्षीय बल जो होता है, ये एक्सियल फोर्स है। क्या है? अक्षीय बल, यानी कि एक्सियल फोर्स। ये दो तरह के होते हैं, या तो टेंशन या कंप्रेशन। यानी या तो तनाव या संपीड़न। दिस एक्सियल फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, आइदर टेंसाइल और कंप्रेशन। टेंसाइल फोर्स क्या करता है? इसकी लेंथ को बढ़ाता है। कंप्रेसिव फोर्स लेंथ को घटाता है, टेम्परेरी। बल हटाते ही वापस वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी। तो ये मैंने बताने की कोशिश की है कि रॉड पे टेंशन फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, इट इंक्रीजेज, और कंप्रेसिव लगाया तो इट डिक्रीजेज। फोर्स हटाए वापस अपनी जैसे स्थिति थी पहले वैसे हो जाती है। नाउ अगला जो अपना है मेरा बिंदु, वो है स्ट्रेस।
इसे कहते हैं हिंदी में प्रतिबल। देखिए क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिबल को। वैसे कभी कभी जब आप पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस तो उसमें स्मॉल एफ से भी करते हैं। कभी पढ़ेंगे शीयर स्ट्रेस तो उसके अंदर स्मॉल क्यू से भी करते हैं। ये भी नोटेशंस हैं, स्मॉल एफ स्मॉल क्यू। लेकिन मोस्टली जो नोटेशन काम आता है वो स्मॉल पी आता है। अब क्या है कि ये एक रॉड है और मान लीजिए प्रत्यास्थता की सीमा जो है वो 100 किलो न्यूटन है। यानी कि आप इस पे अगर 100 किलो न्यूटन बल लगाएंगे तो ये खींच जाएगी और जैसे ही बल को हटाएंगे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। हाँ, 100 के बाहर चला गया तो फिर वो सीमा खत्म हो जाएगी। अगर 100 से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो खींच तो जाएगी लेकिन वापस लौट के नहीं आएगी, इलास्टिक नहीं रह जाएगी वो। ठीक है, थोड़ी बहुत आगे लेकिन पूरी नहीं आएगी। अब हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, रेजिस्टिंग फोर्स, प्रतिरोधी बल। देखिए हमने एक फोर्स लगाया बार से, ये फोर्स मैंने बार से लगाया पी। तो इस फोर्स का विरोध करने के कारण, ड्यू टू रेजिस्टेंस, इसके ऑपोजिट फोर्स डेवलप हो जाएगा, अपोजिट। उसको आर कहते हैं। और भाई अगर मैं इस टेबल पर खड़ा हो जाऊं तो जितना मेरा वजन है उतना टेबल को झेलना पड़ेगा ना। मेरा फोर्स लग रहा है नीचे और रेजिस्टेंस होगा ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा फोर्स के ऑपोजिट होता है। फोर्स लग रहा है ऐसे, रेजिस्टेंस होगा ये आर जो है ना, ये है प्रतिरोधी बल। आर क्या है? रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स। और ये जो आर है वो हमेशा पी के बराबर होगा। रेजिस्टिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, हमेशा साम्य अवस्था में, इन इक्विलिब्रियम, जब तक साम्य अवस्था बनी हुई यानी विद इन इलास्टिक लिमिट। अब ए एक वर्ड आ रहा है, ए, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। आपको मैंने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले, ये जो रॉड है इसका क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर मैं इसको यहां से काटूं, रॉड को यहां से काटूं, काट के अलग कर दो और इधर से देखो इस साइड से, इस सर्कल भी देख सकती है, रेक्टेंगल देख सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है और भी हो सकती है। नॉर्मली सर्कुलर या रेक्टेंगल होती है। तो ये जो एरिया है ना, या ये जो एरिया या ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर होता है। आप फोर्स लगा रहे हैं ना, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है फोर्स। जो आप फोर्स यूं लगा रहे हो ना ऐसे, ये देखिए है ना टेंसिल फोर्स, यूं लग रहा है। आपने इस सरफेस पे लगाया जो कि सर्कुलर है या रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है। अब जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस जिसमें मैंने पी कहा है अभी आपके सामने, इट इज आर अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है, आर अपॉन ए, यानी कि रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो रॉड है उसका इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना फोर्स रेजिस्ट करता है, ये लिख देता हूं। रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स बाय यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया।
यानी कि इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल द्वारा लिया गया प्रतिरोधी या द्वारा वहन किया गया प्रतिरोधी बल, या इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल द्वारा लिया गया प्रतिरोधी बल कह सकते हैं इसको। इकाई क्यों लिखा मैंने कि अगर देखिए एरिया है ए एरिया आर फोर्स रेजिस्ट करता है, एरिया ए और रेजिस्टेंस है आर। अगर एरिया 1 होता तो आर अपॉन ए, इकाई क्षेत्रफल होता तो आर अपॉन ए होता रेजिस्टेंस। ये हो गया इकाई क्षेत्रफल का रेजिस्टेंस, और इकाई क्षेत्रफल का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को प्रतिबल कहते हैं, यही प्रतिबल है। अच्छा, अब ये जो आर है ये हमेशा पी के बराबर होता है, इसको पी अपॉन ए कह दिया। एक्चुअली स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है ना वो ये होती है आर अपॉन ए, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन चूंकि रेजिस्टिंग फोर्स एक्शन फोर्स के बराबर होता है इसलिए हम कह सकते हैं पी अपॉन ए। तो शॉर्ट में हम ये कहेंगे हमेशा स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला बन गया। फोर्स किसमें होगा? न्यूटन में। ए किसमें होगा? mm² में। स्मॉल पी किसमें होगा? न्यूटन पर mm² में। ये बात आप समझिए ना। ये हमने स्ट्रेस की बात कर दी। अब बात करते हैं स्ट्रेन। ये तो प्रतिबल हो गया ना। अब बात करते हैं विकृति, स्ट्रेन। देखिए ये रॉड की जो लंबाई है वो मान लीजिए एल है। आपने इसको खींचा तो कुछ तो बढ़ेगी ना। मैंने थोड़ा समझाने के लिए बड़ा देखा देखा। ये यहाँ से यहाँ, ये डेल्टा है, चेंज इन लेंथ। अच्छा, अगर ये फोर्स कंप्रेशन होता तो लंबाई में कमी होती। जैसे ये रॉड है, आपने इसको दबाया, कंप्रेस किया, ये तो इसकी है आरंभिक लंबाई। आप कंप्रेस कर रहे हैं ना तो ये लंबाई कम हो जाएगी। ये डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ तो कहते हैं डेल्टा एल, लंबाई में कमी। वो डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि। इट इज इंक्रीज इन द लेंथ ड्यू टू टेंशन, इट इज डिक्रीज इन द लेंथ ड्यू टू कंप्रेशन। अब जो भी हो, चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, अगर मैं इस लेंथ जो लंबाई में कमी या वृद्धि हुई है उसको ओरिजिनल लेंथ से भाग लगा दूं, इसको स्ट्रेन कहते हैं। ध्यान देना इस चीज को भाई। या यूं कह सकते हैं कि इलोंगेशन और शॉर्टनिंग, या कह सकते हैं चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, यानी एल लंबाई में चेंज हुआ डेल्टा एल का, इकाई में कितना होगा भाई? डेल्टा एल अपॉन एल का। और जो इकाई लंबाई में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। ये यूनिटलेस होती है, ध्यान रखना। इट इज यूनिटलेस, कोई इकाई नहीं होती इसकी, नो एनी यूनिट। कारण क्या? डेल्टा एल भी में, एल भी में, तो ई की तो कोई इकाई नहीं होगी। इकाइयों का ध्यान रखना भाई, यूनिट का ध्यान रखना भाई। अगर ये में है ये भी में होना चाहिए, ये मीटर में, ये मीटर में। कई बार सवाल में क्या होता है कि ये तो में दे देते हैं, इसको मीटर में दे देते हैं, आपको इसको मीटर को में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें डेल्टा एल और एल दोनों सेम यूनिट होती है। आपको मैंने क्या बता दिया? मैंने आपको स्ट्रेस समझा दिया। आपको मैंने क्या सिखा दिया? आपको मैंने स्ट्रेन समझा दिया। अब आते हैं हुक्स लॉ पे। अब आते हैं हुक्स लॉ। इसे कहते हैं हुक का नियम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हमेशा ही आता है पेपर में। क्या कहता है ये? विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मेरी किताब में लिखा मिल जाएगा हिंदी में। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब एक नियम है कि जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना, इजिकल टू लगा देते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, सामान्य फिजिक्स में मिल जाएगा आपको ये। जब कभी भी कहते हैं ना समानुपात को हटाओ तो एक इजिकल टू लगा दो, तो एक के से गुणा कर देते हैं कांस्टेंट से, पर वहां वो कांस्टेंट के नहीं है, या कांस्टेंट ई होगा कैपिटल। हम इस समानुपात के चिन्ह को हटाते हैं ना, एक असर लग जाता है कांस्टेंट, वो कैपिटल ई। और ये जो कैपिटल ई है, इसे कहते हैं यंग का प्रत्यास्था मापांक। यंग का प्रत्यास्था मापांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होगा इसकी वैल्यू? ई अपॉन ई। स्ट्रेस में स्ट्रेन का भाग लगा देंगे तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी इकाई क्या होगी? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अरे भाई इसकी जो यूनिट है ना स्मॉल पी की, मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, जो यूनिट स्ट्रेस की है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वही यूनिट जो होगी वो यंग्स मॉडुलस की होगी। कारण क्या? इस स्ट्रेन की तो कोई इकाई होती ही नहीं, स्मॉल ए इज यूनिटलेस, इसलिए जो यूनिट इसकी होगी वो इसकी हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी होती नहीं, तो इसकी होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, आप मेरी जब बुक देखेंगे ना, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी मैंने, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। यूनिट का कन्वर्जन सिखाया मैंने, और बहुत सारी बातें उसमें सिखाई हुई है। अब हमने हुक का नियम सीख लिया, अब हम सवाल करना शुरू करते हैं इसके। तो डेल्टा एल के लिए एक फॉर्मूला हमको निकालना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ का, डेल्टा एल का, वो होता है पी एल अपॉन ए ई। याद कर लें इसको, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। फोर्स, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यंग्स मॉडुलस। पी किस में होगा? न्यूटन में। एल किस में होगा? एमएम में। ए किस में होगा? एरिया एमएम स्क्वायर में। और ई किस में होगा? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ऐसा करेंगे तो ये डेल्टा एल किस में आएगा? एमएम में। ये एम, ये न्यूटन, ये एमएम, ये एमएम स्क्वायर, ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये आएगा एमएम में। ये जो पी एल यानी कि फोर्स इंटू लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस और ये एरिया, इसको अपन स्मॉल पी एल अपॉन ई भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल पी एल अपॉन ई भी हो सकता है। कैसे? आप जानते हैं ना, फोर्स अपॉन एरिया, कैपिटल पी अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस होती है। अभी आपको सिखाया था मैंने, ये देखिएगा, कैपिटल पी अपॉन ए इज इक्वल टू स्मॉल पी होता है। फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया को हम स्मॉल पी कह सकते हैं। यहाँ देखिएगा, ये फोर्स और एरिया नहीं है, ये स्मॉल पी हो गया, पी अपॉन ए हो गया स्मॉल पी, और एल अपॉन ए। दोनों फॉर्मूले जो हैं वो डेल्टा एल के लिए है, ध्यान देना। अब सवाल ये होता है ये फॉर्मूला आया कहाँ से? देखिएगा, हुक के नियम से आया ये रहा हमारा हुक का नियम, दिख रहा है आपको? ये वाला, ये वाला, इट इज हुक्स लॉ। देखिएगा, P इज इक्वल टू E इंटू ई। अब स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। ई को मैं ई बटा 1 कह देता हूँ, और स्मॉल ई को मैं डेल्टा एल अपॉन एल कह देता हूँ। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए ई डेल्टा एल,
ए ई इंटू डेल्टा एल बराबर पी इंटू वन इंटू एल, तो ये हो गया पी इंटू एल। तो बताइए जो डेल्टा एल है ये पी एल अपॉन ए ई हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। बस चलो जी। यानी अगर आपको फोर्स दे दे, लेंथ दे दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दे, यंग्स मॉडुलस दे दे, तो आप चेंज इन लेंथ निकाल सकते हो। अब मैं इस वीडियो के अंतिम भाग में आता हूँ। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो सारे सवाल कर लेंगे। देखिए आपको जैसे एक भाग ये दे दिया, एक भाग ये दे दिया और एक भाग ये दे दिया, अलग अलग तीन भाग आपको मिल गए। एक रॉड है, इसको मैंने वन कह दिया, इसको मैंने टू कह दिया, इसको मैंने थ्री कह दिया। तो यहाँ मान लीजिए फोर्स लग रहा है इधर, यहाँ लग रहा है इधर, यहाँ लग रहा है इधर, वहां लग रहा है उधर। दो फोर्स इधर लगा दिए, दो इधर लगा दिए। ध्यान क्या देना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल फोर्स होना चाहिए। जैसे मैंने मान लीजिए इसको कह दिया 200 किलो न्यूटन, इसको कह दिया मैंने 100 किलो न्यूटन। कितना हो गया? 200 और 100 300 हो गया। तो इधर भी 300 होना चाहिए। अब 300 कैसे होगा? अगर ये 50 है तो वो 250 है, ये 100 है तो 200 है, ये 200 है तो वो 100 है। कैसे मिल सकता है? चलो मैं इसको 75 मान लेता हूँ, 75 किलो न्यूटन ये वाला। तो हो जाएगा कितना होना चाहिए? 225। और भाई तभी तो ये 225 और ये 75 मिलके 300 होंगे। जैसे कि ये 100 और 200 मिलके 300 थे। अब क्या है, हम ये फोर्स लगा रहे हैं, अच्छा ये आपस में सारे पार्ट मिले हुए मजबूती से। हमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि जो रॉड है जो तीन भागों में बटी हुई है, इसकी ओवरऑल चेंज इन लेंथ क्या होगी? हो सकता है कि ये लंबाई बढ़े, हो सकता है घटे, क्योंकि कभी फोर्स किसी में कंप्रेसिव है, किसी में टेंशन है। हमने क्या किया, ये जो लंबाई अलग अलग हम नोट कर दिया, L1 L2 L3। अच्छा आपको ये जो पार्ट वन टू थ्री है ना, इनके एरिया क्वेश्चन में मिल जाएंगे। कि भी पहला भाग है इसका जो क्रॉस सेक्शन है, यानी कि अगर इसको साइड से देखो तो कैसा है, नॉर्मली आपको मिलेंगे वृत्ताकार यानी कि सिलेंड्रिकल। आपको इसका डायमीटर, ये डायमीटर पता होगा, ये डायमीटर पता होगा, ये पता होगा। जब डायमीटर पता होंगे तो एरिया निकल जाएंगे, पाई/4d²। अगर डी डायमीटर है तो एरिया क्या होगा? पाई/4 इंटू d²। बहुत सिंपल है। एक्चुअली एरिया होता है सर्कल का πr²। ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 9 10 के अंदर। सर्कल एरिया कितना होता है? πr²। और आर क्या होता है? डायमीटर का आता है, व्यास का आधा नहीं होता है क्या? अब ये d², 2 का स्क्वायर 4, ये π/4 इंटू d² हो गया। ये आपको याद रखना है, π/4d²। अब क्या है कि हम एक ऐसा फिगर बनाएंगे जिसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए तीन अलग अलग हिस्से हैं, 1 2 3। देखिए पहला भाग है ना, यहाँ से यहाँ तक है, इसका देखिए। आप इस बुक देखेंगे ना, आपको सब कुछ दिख जाएगा क्लियर एकदम। ये पहला भाग। दूसरा भाग ये वाला है, और तीसरा भाग ये वाला है।
मैंने इन तीनों भागों को अलग अलग शो कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिएगा इस पहले में कितना फोर्स लग रहा है, दूसरे में कितना लग रहा है, ये फोर्स निकालना पड़ेगा आपको। पहले की बात करते हैं। पहला देखिए, जैसे अपना मैंने ये पेन को यहाँ रख दिया, पेन को पहले को काटता हुआ। आप लेफ्ट में देखिए, आप राइट में देखिए, फोर्स बराबर होगा। लेफ्ट में देखिए कितना है, 225 किलो न्यूटन है कि नहीं है, दिख रहा है ना लेफ्ट में 225। अगर राइट में देखेंगे तभी 225 ही होगा। आप चेक कर लो, राइट में देख लो, उधर कितना लग रहा है, 100 और 200 कितना हो गया, 300 हो गया। और ये 75 इधर है, उधर 300, इधर 75। तो 300 में 75 कम करो, 225 उधर हो गया ना, तो ये हो गया 225 किलो न्यूटन टेंशन। अब इसकी बात करते हैं, इसकी, ये कितना लग रहा है। अगर मैं पेन यहाँ रख दूं अपना, तीसरे भाग में फोर्स, उधर उधर देखो कितना लग रहा है, 200। उधर 200, इधर भी 200 ही होगा। बड़ा सिंपल है, 200 होगा, चेक कर लो। ये 225 है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये 75 है कि नहीं है, बिल्कुल है। 225 75 कितना हो गया, 300, इधर हुआ कि नहीं हुआ। और इधर लग रहा है 100, तो 300 इधर, 100 इधर, तो 200 इधर हो गया। ये देखिए, उधर देखा तो देखो, वहां देखा 200 इधर, यहाँ देखा 200 इधर। अब बीच वाले बात है, बीच वाले में तो अपना जो पेन है ये यहाँ रख दो, बीच में रख दो यहाँ। अब या तो उधर देखो, या तो इधर देखो, बराबर आएगा। इधर चेक करते हैं, इस साइड में। ये पेन रखा मैंने इस दूसरे वाले भाग के अंदर, अब मैं लेफ्ट में देख रहा हूँ, ये लग रहा है 225, वो लग रहा है 100। ये मत देखना अभी, वो तो इस के उधर है। हम जहां काटते हैं ना इसको, हम देखते हैं सेक्शन के राइट लेफ्ट में बराबर होना चाहिए। या देखिएगा, 225 इधर है और 100 उधर है, तो ज्यादा तो ये हुआ ना। कितना हो जाएगा, 225 में से 100 घटाओ, 125। उधर देख लो, 200 उधर, 75 इधर, तो 75 कम है, वो ज्यादा है, तो ज्यादा तो उधर जा रहा है, 200, 75 इधर जा रहा है। तो 200 में से 75 घटाया, 200 उधर, 75 इधर, कितना हो गया, 125 इधर उधर। देखिए तीनों में टेंशन फोर्स आ गया। कोई जरूरी नहीं तीनों में टेंशन हो, कभी कभी किसी में कंप्रेशन आ सकता है। आप एक बात ध्यान रखना कि P1 फोर्स आपको मिल गया, P2 फोर्स मिल गया, P3 फोर्स मिल गया। P1 कितना मिला, 225 किलो न्यूटन। इसको बाद में चेंज कर लेंगे। मैंने जब आप को जो पीडीएफ दे रखी मेरे नोट्स की, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा कैसे चेंज करते हैं। P2 125 किलो न्यूटन, P3 200 किलो न्यूटन। ये सभी ये टेंशन है, तो सभी प्लस में हो गए। अच्छा मान लीजिए कोई इसमें एक कंप्रेशन होता है, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई टेंसर फोर्स है, टेंसर उसको हम प्लस कहेंगे, और कंप्रेसिव है तो उसको माइनस लगा देंगे। मान लीजिए ये 125 से कंप्रेशन होता, दबा था, ये उधर, ये इधर लगता, वो उधर लगता, यो, तो मैं इस P2 को फिर माइनस कहता, माइनस 125 कहता। और यहाँ सारे तनाव है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जब सोल्यूशन देखेंगे मेरी बुक के अंदर तो आपको पता पड़ जाएगा। अब आपको P1 P2 P3 पता है, L1 L2 L3 पता है, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको। एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 पता है, मैंने कहा ना इसके डायमीटर आपको दे रखे होंगे।
अब हमको पता है कि एक फॉर्मूला है डेल्टा एल का, अभी मैंने प्रूव किया था ना, पी एल अपॉन ए। इस भाग के लिए हम लगाएंगे पी एल अपॉन ए, तो इसकी पी का मतलब इसका फोर्स ये रहा, एल इसकी लंबाई, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई बाय 40 ई। ये आपके लिए कॉमन होगा। देखो ई आपको दिया होगा सवाल के अंदर, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। इसकी अलग अलग इकाई भी हो सकती है, सवाल के साथ साथ आप मजबूत बनेंगे। ये सबके लिए सेम है क्योंकि सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। हाँ, अगर कभी ये कहते हैं ये भाग लोहे का है, ये भाग पीतल का है, ये भाग कांसे का है, या और कोई पदार्थ होता, और कोई मेटल होता, तो उनके लिए फिर ई की वैल्यू अलग अलग होती है। पर नॉर्मली ये सवाल जो आता है उसमें ए सेम होता है। हम इसको, ये तो एक भाग के लिए हुआ ना, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं जनरल, डेल्टा इज इक्वल टू सिग्मा पी एल अपॉन ए। सिग्मा पी एल अपॉन ए, इस सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, इसका निकालेंगे चेंज, इसका निकालेंगे, वो जोड़ देंगे। आप जरा देखिए ध्यान से, कौन सी चीज कॉमन है सबके अंदर? पी तो कॉमन नहीं, पी तो अलग अलग है सब, ये लेंथ भी अलग अलग है, ए भी अलग अलग होंगे। हाँ, ई सबका एक ही है। ई को बाहर निकाल लो, ई नीचे आ रहा ना अपॉन में, तो 1 अपॉन नहीं कर दो। अब 1 2 3, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, जोड़ना, तो P1 L1 अपॉन A1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 प्लस P3 L3 अपॉन A3। बस, यहाँ फॉर्मूले में प्लस ही रहेगा, इस बात को नहीं भूलना है, कभी भी माइनस नहीं करना। हाँ, P1 P2 P3 के चिन्ह यानी कि साइन पता पड़ते हैं यहाँ से, टेंशन ऐसे भी सब प्लस में, कोई एक आध कंप्रेशन आ गया तो माइनस में होगा, ये वो माइनस, ये तो प्लस लिखा जाएगा। जब P3 P2 या P1 जो भी कंप्रेसिव है उसकी वैल्यू लिखेंगे तो इसको माइनस लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो सॉल्व कर देंगे। तो बताओ हमारा कोई ये चेंज इन लेंथ निकालना है कि नहीं आपको? क्योंकि एरिया सब पता है, लेंथ सब पता है, P1 P2 P3 पता है, ई पता है, सब रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। किसमें आएगा? एमएम में आएगा। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत शांति से देखा होगा, पूरा वीडियो। और जो खूब सारे सवाल मैंने कहे थ्योरी के, न्यूमेरिकल, वो आप देखेंगे किताब में सॉल्व है, मेरे एग्जाम्पल सॉल्व हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। आपका सारा एग्जाम मटेरियल जो मैंने दिया आपको वो मेरी किताब में मिलेगा आपको। फिर किताब के क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चन सारे मिला के 28 सवाल का कवर मैंने कर दिया आज की वीडियो के अंदर। आप करो, आपको दिक्कत आती है व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, मैं सॉल्व करूंगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।